हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज्योति सोनी। और आपको थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि हमें आज पढ़ना क्या है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये भी पता है कि इस चैप्टर में हमें किन चीज़ों से डील करने वाले हैं। अच्छा, तो आप ये पिक्चर देख करके ना ये ना समझिएगा कि हम यहाँ पे कुछ तौलने वाले हैं ना, कि कोई मेजरमेंट करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जुडिशरी पढ़ने वाले हैं, वो जुडिशरी जिसका सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। जब किसी इंसान के साथ कुछ हो जाता है ना, तो उससे एक भरोसा रहता है कि हमारे साथ न्याय होने वाला है, हमें जस्टिस मिलने वाला है। तो बस आज वही जस्टिस जो है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज ऑलवेज थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। इस पार्ट में हम थोड़ा देखेंगे कुछ पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ हम पार्ट 1 में देखने वाले हैं, कुछ पार्ट 2 में जो रिमेनिंग सिलेबस होगा वो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। सिलेबस मीन्स इस चैप्टर का सिलेबस है ना, पूरे बुक का सिलेबस नहीं। पूरा शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर्स है हमारे, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशियल ब्रांच जो है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड थी किसे, लेजिस्लेचर से। और हमने ये भी देखा था कि लेजिस्लेचर जो है वो किसको कंट्रोल करती है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है जाहिर सी बात है उठना आ सकता है कि क्या जुडिशियल के ऊपर भी किसी का कंट्रोल होने वाला है, या जुडिशियल खुद किसी को कंट्रोल करने वाली है। तो एक बात यहाँ पे हम क्लियर कर दे कि यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही हमारे पास 3 ब्रांचेस दी हुई है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियल, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है ना, तो ये अपना एक अलग ही है। ये दो भाई भाई जो है ना साथ में रहते हैं, और जो सबसे बड़े भैया है तो ये हटके रहते हैं, ये किसी के साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर ये इनके साथ मिल गया तो जो जुडिशियल का एक्चुअल काम है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा और ये अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो पूरा रीजन है कि क्या रीजन है जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग अलग रहता है, तो ये देखते हैं। एक बार फटाफट ना जो पिछले चैप्टर्स हम पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि अभी हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है। क्लियर, ये चीज थी। सिर्फ इतनी ही चीजें बताऊंगी मैं, इसमें ज्यादा वो नहीं करने वाली आपको। ठीक है, ये लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इस लॉ को एग्जीक्यूट करता है। अब जुडिशियल क्या काम करेगा भाई, जो जुडिशरी है हमारी बनी हुई, तो ये क्या काम करने वाला है। तो जुडिशियल दैट मीन्स क्लियर है कि जुडिशियल क्या करेगा, अपने जस्टिस करेगा, अपने न्याय की चीजें दिखाएगा। यही चीजें होती है ना, हम लोग उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये काम नहीं करेगा, इसके साथ में इसके और भी वर्क्स होंगे जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था ना कि कोई कोर्ट है, वहाँ पे जज है, तो वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं, मतलब जस्टिस देने का काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं भाई, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बात कर रहे हैं, इसका पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो अलग से जुडिशियल है उसके बारे में नहीं कर रहे, हम इसके अंदर इसको कनेक्ट करने के पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प करता है, किस तरीके से इनके साथ में भी इसका कोई ना कोई तालमेल है। वैसे तो ये इनसे फ्री होकर काम करता है, लेकिन फिर भी जो बॉन्ड है, क्योंकि ये एक ही फैमिली के मेंबर्स है ना, ये एक ही फैमिली के 3 मेंबर्स है, तो कहीं ना कहीं इनका कोई रिलेशन होगा। तो ये सारी चीजें आज हम क्लियर करते हैं विदाउट एनी डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एज ऑल पहले हमारा एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके पहले हम देखते हैं ना कि क्या क्या पढ़। तो अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो जुडिशरी है उसका ही मीनिंग हम देखेंगे कि एक्चुअल जुडिशरी होती क्या है। क्लियर, उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की, एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम जुडिशरी की बात कर रहे हैं। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। देन उसके बाद में हम हमारी इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, वो कैसे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और आपने राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे आर्टिकल 32, है ना। आर्टिकल 32 जो है वो आप पढ़ चुके होंगे कि जो कोर्ट है वो हमारे जो राइट्स होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हुए हैं, है ना, आर्टिकल 12 टू 35, ये जो राइट्स मिले हैं तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये हमने उस वक्त बात की है
कॉन्स्टिट्यूशन 12 से 35 तक के से 6 जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड कराता है। तो क्या ये प्रोवाइड जो करा रहे हैं तो ये हमें एनी टाइम मिल रहे हैं? हमने ये भी देखा था कि कुछ एमरजेंसीज के टाइम में एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ लाइफ टाइम रहते हैं, जैसे कि 21, 22, 2021 है ना, ये वाले जो है हमेशा रहते हैं। अगर इन आर्टिकल्स की ये जो फंडामेंटल राइट्स है अगर वो छीन लिए जाते हैं, अगर कोई हमें उसके अकॉर्डिंग चलने से मना कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हमें तो किसी न किसी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो वो गेट होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसी की सिक्योरिटी हमें देता है कौन है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 यही कहता है कि भाई तुम्हारे अगर कोई राइट्स आ रहे हैं तो हम आपकी यहाँ पे मदद करेंगे, है ना। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो जुडिशरी है उसका क्या रोल है, ये भी हम यही इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। द रिलेशन बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। अब ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी और पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव तो है ही है, यही पार्लियामेंट हुई हमारी। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड? मैं तो हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर पढ़ना शुरू। अच्छा, अब ये पिक्चर जो है ना, ये आपको याद आ रही है कुछ पुरानी मूवीज में, सीरियल्स में और न्यूज़पेपर्स में? आए दिन आजकल भी न्यूज़पेपर में होता है ना कि कहीं भी कोई फाइट वाइट होती है तो कहते हैं बुलाओ पंचों को, ठीक है। 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसे हम पंच परमेश्वर कहते हैं। फिर वो एक बड़ा सा नीम का बरगद का पेड़ होता है, वहां पे वो मेन जो सीमेंट का चबूतरा होता है वहां पे वो बैठे रहते हैं, फिर अपना आदेश सुनाते हैं। एक जो अबला वर्ग का होता है जिसके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं वो एक साइड, दूसरा एक साइड खड़े होते हैं। फिर जो पब्लिक होती है, जो ये पांचों लोग होते हैं डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं तो ये इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी ओल्ड इरा की, मतलब हमारा जो पुरातन काल है उस टाइम का हमारे पास में जो जजमेंट हुआ करता था, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर है ना ये उस टाइम की है जब हमारे, मतलब हम शुरू से एंशियंट टाइम से शुरू करेंगे ना, तो पिछले मतलब पुराने समय में क्या होता था कि उस वक्त तो कोई जजेस वगैरह हुआ नहीं करते थे। ये तो भाई फिर बाद में आकर के शुरू अंग्रेजों के काल से फिर मतलब शुरुआत की गई। तो उस टाइम जब जजमेंट करना होता था तो जो एक हेड होता था, एक लीडर होता था, जिसे हम पंच कहते हैं, उसमें 5 लोग होते थे जिसका एक हेड, और वो अपना जजमेंट सुनाते थे किसी भी एक इशू को लेकर के, ठीक है। तो उसको फॉलो करते थे। तो ये हमारे पुरातन समय का हो गया। लेकिन अब क्या ऐसा है, अब तो कोई नहीं मानता है भाई, कोई कितना भी बोल दे हम तो नहीं मानते। लेकिन अभी भी हमारे कुछ जो रूरल एरिया है वहाँ पे ये वाला सिस्टम जो है वो चल रहा है, इसको फॉलो भी करते हैं, है ना। लेकिन अब नहीं मानते, हम तो सीधे क्या करते हैं, केस करते हैं। अगर कोई चोरी का भी केस हुआ है तो सीधे केस करते हैं, दूसरे दिन वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। फिर वहां से लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, अच्छी खासी कमाई जो है वो एडवोकेट्स को दी जाती है। तो यहाँ पे ये वाली सारी जो प्रोसेस है इससे बचा लिया जाता था। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर था। अब हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जुडिशरी के बारे में बात की गई है उसके ऊपर जाते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक पहलू दिखाना था कि हमारा जो एंशियंट टाइम है वहाँ पे किस तरीके का काम चलता था। अब हम बात करते हैं जो हमारी जुडिशरी है, हम उसे कहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब वो सबसे स्वतंत्र है, एक फ्री है, जो अपना काम करती है वो एकदम फ्री होकर के करती है। वो किसी के मतलब किसी के अंडर में काम नहीं कर रही है। ये बात मैंने आपको पहले जब चैप्टर शुरू हो रहा था उस वक्त भी ये चीजें करी। तो हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्यों नीड है, मतलब हाँ ये वाला क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हमें एक ऐसी जुडिशरी की नीड क्यों है, तो ये वाला क्वेश्चन आता है। अगर आप इस पिक्चर पे जाएंगे वापस देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएंगी। मतलब यहाँ पे इस पिक्चर से तो समझ में नहीं आएंगी, बट जब आपने मतलब किसी मूवी में देखा होगा, ठीक है, कई बार हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं ना, तो क्या होता है मतलब पुराने वाला जो एरिया, तो ये जो पंच ये होता है ना, जो हेड है, जो लीडर है, वो क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है जो गलत कर रही होती है, अगर वो उसके साइड से उसे रिश्वत दे रहा है, घूस दे रहा है, तो वो जजमेंट उसके अकॉर्डिंग सुनाता है। क्लियर? वो सुना रहा है, मतलब जो ज्यादा बड़ी मतलब रिच पार्टी है उसके अकॉर्डिंग, ये अपने हिसाब से अगर इसको उस इंसान से खुन्नस है तो ये वहां पे वो निकाल सकता है। इस टाइप की चीजें होती है। तो बस यहीं से लेकर के हमारे पास में आता है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब वो जुडिशरी जहाँ पे वो किसी को भी मतलब किसी के सपोर्ट में काम ना करे, वो इंडिपेंडेंट होके अपना जजमेंट दे, ठीक है। इंडिपेंडेंट होके जजमेंट देने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दो पार्टी है तो किसी एक को सपोर्ट करना है। यहाँ पे पार्टीज का सेंस हमारा वो होता है कि जहाँ पे चाहे वो, क्लियर, वेट, व्हाट है,
ठीक है, वो मैन हो, वो वुमेन हो, गरीब हो, अमीर हो, एससी हो, एसटी हो, डजंट मैटर। जब जजमेंट कर रहा है, मतलब ये वाली जो पिक्चर है ना, आप देख रहे हो उसे, ये पिक्चर लगाने का जो है मेरा मतलब वही था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हम अंधा कानून नहीं कह रहे। ठीक है, मतलब निकालने का तो अलग अलग हो सकता है। मीन्स क्या कह रहा है, ये मैम ने इसलिए अपने इस पे रखा है क्योंकि जब ये अपना जजमेंट दे तब उसे ये पता ना हो कि सामने जो व्यक्ति है वो कौन है। वो सिर्फ बातें जो है ना, जो सबूत है, जो एक्चुअल में रियलिटीज है, उसके बिहाफ पे दे। वो ये ना देखे कि वो मतलब महिला है, पुरुष है, वो गरीब है, अमीर है, वो बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, वो कोई भी कैटेगरी से, कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, लेकिन उसे अपना जजमेंट जो है वो एकदम फ्री होके, इंडिपेंडेंट होके और सच के साथ में इसे देना है। क्लियर? तो इसीलिए हाँ, मतलब इस पिक्चर का जो मतलब है मैं वही समझाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो डर रही है सबसे और फिर कर रही है। मोस्ट ऑफ लोग इसे अंधा कानूनी समझते हैं। तो जो जजमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही है कि जब आप जजमेंट कर रहे हो तो वहां पे आप किसी भी एक को सपोर्ट ना कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम में ये वाला जो हमारा इस एंशिएंट एरा थी, वहां पे ये चीजों को सपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब अपना जजमेंट दे रहे हो, अपना लॉ ला रहे हो, तो वो सभी पे इक्वली हो, मतलब जो भी कानून आ रहा है वो सभी पे इक्वल जाए, सभी इक्वली सबको जजमेंट मिले। ठीक है, मतलब द आइडिया ऑफ रूल ऑफ द लॉ, ठीक है, जो रूल ऑफ द लॉ इम्पेल दैट ऑल इंडिविजुअल, रिच पुअर, मैन वुमेन, फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। सभी को एक ही लॉ फॉलो करना है। तो एक्चुअल में मतलब यही होता है। द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर्स सुप्रीमेंसी ऑफ लॉ। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है कि आपको सभी के लिए प्रोटेक्ट, जो भी रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं, वो आपको सभी के लिए इक्वली रख के काम करना है। और इसके साथ में ही ये क्या करती है, सभी के प्रोटेक्ट, मतलब सभी के जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करके चलती है, सारे रूल्स को प्रोटेक्ट करके चलती है। होप आपको यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसका मतलब सही समझ में आया हो। In order to be able to do all these, it is necessary that judiciary is independent of any political pressure. अब हाँ, जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट्स आते हैं, करेक्ट? हमने बात, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के तीनों पार्ट्स हैं हमने उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो जुडिशियल है ये अपना कोई भी जजमेंट दे तो वो इनसे फ्री होके दे, मतलब इनके बिहाफ पे ना दे, इनसे रिलेटेड होकर ना दे कि भाई इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। इनसे एकदम फ्री जजमेंटल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सरकार इसकी चल रही है तो मुझे इसके अंडर में देना है। तो इसके ऊपर इसीलिए इसे मतलब क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा गया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होती है। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये किसी के अंडर में अपना जजमेंट नहीं देंगी। ये अपने जजमेंट उसी के बिहाफ पे देंगी जो इसके सामने चीजें पेश की गई है, जो भी आपके प्रूफ्स है ना, तो इन सब के बिहाफ पे ही इनका जजमेंट होगा। तो इनके जजमेंट जो है पॉलिटिकल प्रेशर से पूरे हट करके होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अब इसके बारे में बात करें तो वही बात हो रही है कि जो जुडिशरी है इन दोनों से इंडिपेंडेंट होती है, इससे इनका कोई रोल नहीं है। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव मस्ट नॉट रिटेन द फंक्शनिंग एंड जुडिशरी the way that it is unable to do justice। इनसे फ्री होकर के ही इसे अपना जजमेंट देना है, इस नहीं है। ठीक है, इनका प्रेशर इसके ऊपर कभी नहीं बन सकता। ये बात है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो किसी से लेन देन में नहीं है। तो इसी को ही हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कह रहे हैं कि ये जब अपना जजमेंट दे रही है, इसके जो भी काम होंगे, ठीक है, इसके बाद में भी हम लोग आगे देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो सिर्फ जस्टिस के अलावा भी और जगह पे भी हमें मदद करती है, और भी इसके काम होते हैं। तो इसके जो भी काम होते हैं तो वो इनसे फ्री होके देती है, इनके ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, ये इनके, और इसके साथ में ये जो है इनकेस में इंटरफेयर नहीं करिए। हाँ, इंटरफेयर कब करिए, जब इसके पास में इनकी कंप्लेंट आ रही है, इसको पूरा राइट है। बट ना तो लेजिस्लेटिव इसके काम में इंटरफेयर कर सकती है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने ये क्यों किया, सरकार मेरी चल रही है तो मैं यहाँ करूंगी। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि सर्वोच्च जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है, हमारा उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनसे भी ऊपर रहती है। अगर आपके साथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हो। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा, हमने पार्लियामेंट में पढ़ा कि अगर किसी भी मंत्री के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कुछ होता है तो यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं। ये इनसे ऊपर काम कर रही है, मतलब क्या इनसे ठीक है, ये इसमें ना इंटरफेयर करेंगी ना लेजिस्लेटिव करेंगी, इनका इसमें कोई भी इंटरफेयरेंस नहीं रहेगा। जुडिशरी जो भी काम करेंगी अपने आप में फ्री होकर करेंगी, उसकी अपनी एक फ्रीडम है, और वो इनके किसी भी सजेशन को मतलब
मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होने वाला। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फेयर टू फेवर। अब वो किसी भी फेवर, मतलब इनके फेवर में नहीं देने के लिए के जो फेयर है उससे फ्री है, उसके ऊपर कोई भी डर नहीं है। तो यही हमारा मतलब होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्लियर कि जुडिशरी जो है वो इन लोगों से फ्री होकर काम करती है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि अभी मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, हर जगह मेरे चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कह दिया, जो सबसे बड़े जज हैं, तो उन्हें कह दिया कि भाई अब मेरे फेवर में दो, तो ये तो कहेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मुझे सबसे फ्री होके अपने जो जजमेंट है वो पास करना है, मैं किसी के भी प्रेशर में आके अपना जजमेंट नहीं देने वाला और ना ही किसी को सपोर्ट करने वाला हूँ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की मतलब पुख्ता वो देता है कि आपके ऊपर जितने भी जजमेंट होंगे तो वहाँ पे आप किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के आपके साथ में कुछ गलत नहीं किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संरक्षक के तौर पे काम करता है। नाउ देन नेक्स्ट है हमारा, हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टू बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। अब हमारी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो वो कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, क्या प्रोवाइड कराती है ना। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या हो रहा है कि हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमारी जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंस दी हुई है तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो भाई अब हम बात करते हैं कि हमने हमारी जुडिशरी को ऐसे कैसे, मतलब जो इंडिपेंडेंस है वो प्रोवाइड की हुई है और वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है और वो खुद भी प्रोटेक्टेड है। तो देखो क्लियर है कि मतलब ये क्वेश्चन तो उठना ही उठना है कि जुडिशरी जो है उसको इंडिपेंडेंस किस बात की दी है और वो कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो हमारी जुडिशरी है तो इसमें क्या है, इसको लेजिस्लेचर जो है वो अपॉइंट नहीं करती है, सबसे बड़ी तो बात ये हो गई। मतलब जो जुडिशरी है तो इसको अपॉइंट कौन कर रहा है, मतलब जुडिशरी तो कर नहीं, वो लेजिस्लेचर तो कर नहीं रही है। दैट मीन कि ये इनके अंडर प्रेशर में काम तो नहीं करने वाली है, ठीक है। इसके बाद में क्या हो रहा है, इसको ये अपॉइंट नहीं कर रही है। अब यहाँ पे ये बात कैसे क्लियर हो रही है कि जब लेजिस्लेचर इसको अपॉइंट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी भी तरीके का जो नेता है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो भी बड़े बड़े नेता है जो भी है तो ये इनको जजमेंट नहीं कर रहा है, मतलब इनके ग्रुप का नहीं है, तो वो इनके अंडर में कोई भी जजमेंट नहीं देने वाला है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो इनके फेवर में हो। तो लेजिस्लेचर का यहाँ पे तो भैया पत्ता हमने कट कर दिया। अब ये नहीं है तो अब हम जस्टिस किसको बनाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है उसे किसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक जो बाउंड्री है वो क्लियर कर दी कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको अपॉइंट किया जाएगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है ना, वो ऑलरेडी एक जज है, वो बहुत अच्छा जज है, तो इस टाइप से क्या करेंगे उसको अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका कोई इंटरफेरेंस तो है नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को ये कर रहा है तो राजनीति से उस जज का कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्लियर हुआ कि वो फ्री है लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि उसका राजनीति से कोई वो नहीं है। वो भाई एलएलबी करके आ रहा है, एलएलएम कर रहा है, बहुत ज्यादा उसने पढ़ा लिखा हुआ है, उसने वकालत ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग है, उसके पास इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो जजमेंट कर चुका है पहले भी, वो ऑलरेडी एक जज के पोस्ट पे रह चुका है, एकदम वरिष्ठ अधिकारी है वो। तो ऐसे इंसान को उठा करके, मतलब क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को हम सजेस्ट करते हैं कि क्या होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। तो लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर के पास में ये पावर आ जाए तो लेजिस्लेचर क्या करेगा, जिस तरीके से उसने क्या किया, प्रेसिडेंट को हायर किया, जिस तरीके से उसने सबसे ज्यादा मेजोरिटी देख करके प्राइम मिनिस्टर को हायर किया, ठीक है, तो इसी तरीके से वो क्या करेगा, जुडिशरी में हायर कर देगा और यहाँ पे कर लेगा, तो मतलब पूरी ही तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन उनका अपना हो गया, पूरी सत्ता अपनी है, कोई भी काम करो कैसे भी करो। यहाँ पे अगर ये सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इनको इनसे डर तो है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो सामने वाला हमारे खिलाफ कोई अपील, वहां पे कोई केस कर सकता है, जो जिसे हमें वहां पे पेश तो होना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या आता है, ओके, does it believe that क्या है, पार्टी पॉलिटिकल वुड नॉट प्ले अ रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट्स। अब इनका कोई रोल नहीं है तो बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो जज होता है वो एक एक्सपीरियंस लॉयर होता है और या तो फिर वो एक बी वेल वर्स्ड इन लॉ। क्लियर, मैं यहाँ बैठ रही हूँ ना कि कहीं और के। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है उसके वहां से तो सारे क्लियर कर दिए कि यहाँ पर उनका कोई पॉलिटिकल जो है वो इंसान यहाँ पे नहीं है, तो कोई अपने हिसाब से रखेंगे। देन उसके बाद में अब हम बात करें कि
और कौन कौन सी फ्रीडम है। ये तो फ्रीडम उसको मिल गई कि वो लेजिस्लेचर से फ्री है, मतलब उसको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, वो एग्जीक्यूटिव के अंडर में अपना मतलब काम नहीं करेगा, वो किस किस में काम नहीं करने वाला, लेजिस्लेचर में नहीं करने वाला, एग्जीक्यूटिव में नहीं करेगा। तो उसकी फ्रीडम यहाँ से इसको डिसाइड हो गई। यहाँ से फ्रीडम मिली है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ भाई तो उसको और भी तो काम करने हैं। अब क्या होता है, इसका जो टाइम होता है, इसका मतलब जो भी जज के जो भी कार्यकाल होता है ये एकदम फिक्स्ड होता है। क्लियर, ये फिक्स्ड होता है तो इसको क्लियरिटी हो जाती है कि मुझे इतने समय तक के काम करना है, मतलब मुझे नहीं हटना है। अब ये फिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि भाई फिक्स तो मैम 6 साल के लोकसभा में भी थी, 5 साल में राज्यसभा, सॉरी 5 साल राज्यसभा में, 5 years लोकसभा में थे और 6 year जो है वो राज्यसभा में थे। ये लोग कभी मतलब नहीं हट रहे थे, इनको दो दो साल में ये चेंज हो रहे थे, ये हट रहे थे। तो भाई यहाँ पे बात करूँ तो लोकसभा क्या हो रहा था, 5 year के लिए डिसाइडेड थी। क्लियर, ये 5 साल रहे थे। अगर हम किसी और के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के बारे में बात करें, प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, या हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनको नॉन क्या अविश्वास प्रस्ताव के इसमें इनको हटा रहे थे, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा रहे थे। तो इनको हटाने का भी तो प्रोविजन था। अगर इनकी सरकार गिर जाती है, कोई एक मंत्री हट जाता है, प्राइम मिनिस्टर वो अपना इस्तीफा दे देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे 5 साल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये 5-5 साल के लिए अपॉइंट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे जो जज है, जितना इनका टाइम पीरियड है कि एक जज जो है इतने समय तक के काम करेगा, तो इनका ये फिक्स है, ये कभी भी नहीं हटने वाले। इनकी जो एज क्राइटेरिया 65 और 62 whatever, तो ये तब तक के फिक्स है, इनको कोई नहीं हटा सकता। क्लियर, इनको हटाने की कंडीशन अब बात करें कि इनको भाई कुछ ना कुछ तो होगा कि इनको हटा सकते हैं, तो इनको तभी हटा सकते हैं जब आप इनके ऊपर कोई मतलब क्या इम्पीचमेंट लेकर के आए, या ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर भी बात की गई है कि इनको हटा सकते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस है। बट ये वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, इसलिए अब तक के किसी के ऊपर भी इम्पीचमेंट नहीं लगा है जजेस के ऊपर। अब इसको हटाने का पावर किसके पास है भाई, जो लेजिस्लेचर थी उसका इनकी नियुक्ति में तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि इनको अपॉइंट करने के लिए। जब हमने देखा था, जब हम अपॉइंटमेंट देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर था कि इनकी नियुक्ति में जो लेजिस्लेचर है उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन इनकी जो उनका रिमूवल है, वहां पे लेजिस्लेचर बकायदा इसमें पार्टिसिपेट करता है। लेजिस्लेचर कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो अब हम वो देखते हैं। क्या हो रहा है कि अगर किसी जज को हटाना है, कि हमें पता है कि ये जज काम नहीं कर रहा है, हमें इसको हटाना है, तो उसमें क्या होगा, फिर से वही वाली जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट केस में हमने किया था, तो वही प्रोसीजर, सिमिलरली वही प्रोसीजर होती है। एक मतलब लोकसभा राज्यसभा में जाकर के आप इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन डालेंगे, फिर उसके ऊपर पूरे लोग उसके ऊपर क्या सिग्नेचर करेंगे, 1/3 सिग्नेचर होंगे, देन वो दूसरे इसमें अप्रूव हो जाएगा। एक कमिटी बैठेंगी, कमिटी उसको चेक करेंगी कि भाई ये जो इम्पीचमेंट लग रहा है दैट्स करेक्ट और नॉट, ठीक है, दिस इज करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इम्पीचमेंट हट जाएगा, अगर करेक्ट है तो इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा, और जो रिमूवल है जज का वो क्लियर हो जाएगा। सरप्राइजिंगली बात यह है कि अब तक के इस कंडीशन में कोई भी जज जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। मतलब हमारे जो जज है कभी भी किसी मतलब इतने सही काम कर रहे हैं कि किसी को लगा ही नहीं कि हमें इनको हटाना चाहिए। एक कंडीशन आई थी जब ऐसा लगा कि एक जज को हटाना है, लेकिन वो भी फेलियर हो गया था, ठीक है। वो स्वामी जी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, सुब्रमण्यम, सॉरी। The constitution maker believed that a difficult procedure to removal would provide security to office the member of judiciary. अब यहाँ पे जब इतनी कठिन प्रक्रिया है, इतना टफेस्ट टास्क है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए फिर क्या होता है, इनका जो सिक्योरिटी है, इनकी जो पोजीशन की सिक्योरिटी है, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आप इसको और नहीं हटाने वाले हो। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि इनको हटाने की प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबी है। तो जब इनको हटाने की प्रोसीजर इतनी ज़्यादा लंबी है, और मैं बता रही हूँ आपको कि अभी तक के सिर्फ एक जज को हटाने की कोशिश की गई, जो भी आगे जाके फेल हो गई, तो उसे भी हम नहीं हटा सके। तो मतलब क्या हुआ कि इनको हटाना टफ है, और इनकी इस तरीके से इनकी जो पोजिशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इनको और सिक्योरिटी मिल जाती है कि भैया हम अपनी जगह पे सेफ है, अच्छे से काम करो, आपको कोई नहीं हटाने वाला है। देन नेक्स्ट आता है कि जो जुडिशरी है वो फाइनेंशियली किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनका जो विधायिका लेजिस्लेचर है ऑलरेडी इनकी जो सैलरी है वो डिसाइडेड है। तो वो ना तो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंडेंट होती है और ना ही किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। क्लियर, अब उसके बाद में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की जो चीजें होती है, जो जुडिशरी के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी
चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता कि भाई तुमने गलत किया है, आप उनके खिलाफ कुछ जा रहे हो। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो भी जुडिशरी है उसके ऊपर कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान उनके ऊपर कोई उनके खिलाफ जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट कांट डिस्कस, ओके वेट वेट, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसको पेनाल्टी लगाई जाती है, उसको कोई भी पनिशमेंट दी जाती है। तो इसीलिए भी क्या होता है कि कह रहे हैं कि भाई जब हमारे जजमेंट के ऊपर कोई नहीं कर सकता, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं कर सकता, कोई हमें कुछ कह नहीं सकता, अगर करते हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो इससे उनका जो पोजीशन है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। The action and decision of judgment are immune from personal criticism. The judiciary has the power to penalize those कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्ट पाया जाता है तो आप उसके ऊपर क्या पेनाल्टी कर सकते हो, आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो। Parliament can't discuss the conduct of judges except when the proceeding or to remove a judge is being carried out. पार्लियामेंट जो है वो जो दूसरे जजेस का रिमूवल है उसके ऊपर उनका कोई नहीं है, हालांकि जो जज है उसके ऊपर इनका जो है इंटरफेरेंस होता है। तो इस तरीके से जो जुडिशरी है वो बिना किसी, क्योंकि उनको इतने सारे पावर मिले, उनका जो काम, उनका जो फिक्स टेन्योर है वो किसी केस में नहीं आ सकते, उनके जजमेंट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो लेजिस्लेचर से फ्री है उनके ऊपर, है ना। अगर कोई इनके ऊपर करता है तो आप उसके ऊपर पेनाल्टी कर सकते हो। तो इतने सारे प्रोविजन जब इनको मिले हैं तो अपने आप जो है हमारी जो जुडिशरी है वो पावरफुल हो जाती है, क्लियर, स्ट्रांग हो जाती है और फ्री है, ठीक है। इतनी सारी इनके पास में है कि किसी का भी इंटरफेरेंस इनके काम में नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो जुडिशरी है वो कौन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। क्लियर, आपको शायद इतना अभी तक के क्लियर समझ में आया हो, उम्मीद करती हूँ समझ में ज़रूर आया हो। अब भाई हमने इतनी सारी तो बातें कर ली, क्या बातें कर ली कि जो भी जस्टिस है, ठीक है, जुडिशरी है, वो एकदम फ्री है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती है। अब काम करने के लिए जुडिशरी में एक जज भी तो होंगे, उसमें जजों का भी काम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जज जो होते हैं उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, वो कहते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, बस ये वही वाली बात हो गई। अब ये जो ऑर्डर ऑर्डर वाले हैं, अब इसको कैसे चूज किया जाए। अब अभी थोड़े से हमारे पीछे वाली स्लाइड में जाएंगे तो वहां पर चेक करेंगे कि वहां पे क्या हुआ था कि जब हम लोग देख रहे थे वहां पे, तो क्या हुआ था कि पंच परमेश वगैरह बैठे थे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक होती है गाँव की, ठीक है, वो क्या करती है, उसमें से एक पंच को चुन लेती है, मेन फाइनल वाले, और जो बाकी 5 लोग होते हैं उसको, और ये अपना जजमेंट करते हैं। लेकिन भाई अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इतना ईजी तो है नहीं। तो क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट और तगड़ा काम करना होगा, तो ऐसे किसी को बैठा नहीं सकते। और फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े और यहाँ से थोड़े से पीछे जाए तो हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेचर जो है वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है इस केस में। क्लियर, लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है चूज करने में, जो जज है उसको चूज करने में वो फ्री होता है। तो इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो भाई अब जज को कैसे चूज किया जाता है वो देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर of India all influence the process of judicial appointment. As far as the appointment of the Chief Justice of India concerned, over the year convention had developed, okay, हम इसको सबको छोड़ते हैं, जाते हैं हमारे आर्टिकल 143 पे। क्लियर, अब हम जाते हैं आर्टिकल 143 के ऊपर। अब हमको अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करना है। सॉरी, इट्स नॉट 143, ये मैं जब बात कर रही हूँ तो वो आर्टिकल 124 टू 147, इट्स ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट, है ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो आप इसे मतलब वो मत कर लेना कि मैं जो कह रही हूँ वो वही आने वाला है। सो आर्टिकल 143 ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं। तो अब हम मेन बात कर रहे थे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो भाई इरेज हो जा, नहीं हो रहा ना, कोई इशू नहीं है, ये हम फोकस करते हैं। थोड़ी खिचड़ी में पढ़ लेते हैं अभी। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा वाद विवाद चलते आया है, तो हम बेसिकली नॉर्मल बात कर ले कि अपॉइंट
है तो जो भी सबसे सीनियर जो जज होता है उसे ही अपॉइंट किया जाता है एज अ मतलब चीफ जस्टिस। ओके, चीफ जस्टिस के रूप में इसी को अपॉइंट किया जाता है। और ये वाला जो रूल है वो 2 बार ब्रेक भी हुआ है ना। तो ये वाला जो रूल है वो 2 बार में ब्रेक हुआ है कि उस वक्त इन दोनों को चीफ जस्टिस को न रख करके जो नॉर्मल जज थे उन्हें अपॉइंट किया था। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है एट द एंड ये प्रोविजन निकाला गया कि जो भी अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस को तो वो वही होगा कि जो सबसे सीनियर या सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही आप एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो अदर जजेस होंगे उसके ऊपर कॉलेजियम जो मेथड थी वो अप्लाई की गई। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है तो यहाँ पर किसी का भी रोल नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं, बस एक सलाहकारी परामर्श जो है वो वाला, तो उसमें भी ज्यादा कोई इशू नहीं है, तो वो ना समझे। मेन जो बात है वो ये देखते हैं कि सबसे जो वरिष्ठतम अधिकारी न्यायाधीश होता है उसे रख दिया जाता है उनके पास में। वरिष्ठतम के लिए क्या होगा कि एटलीस्ट उसने 5 साल तक के क्या किया हो, जजमेंट किया हो, वो एक जज रह चुका हो, वो होगा उसके लिए कैपेबल, मतलब जो मतलब इसके लिए क्या कहना चाहिए, जो एलिजिबल वाली बात करते हैं ना, एलिजिबिलिटी किसको होंगी, तो वहां पे या तो फिर वो 10 साल तक के किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट रहा हो, लॉयर रहा हो, या उसने 5 साल तक के ऐसे किसी बड़े वाले जज जो है, जो कोर्ट्स है वहां पर है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे इसने अपना जजमेंट दिया हो, तो वो एलिजिबल है फॉर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ, हाँ इसके लिए ये इंटरफेरेंस नहीं है मे बी इसका। देन जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट होते हैं तो उसके लिए एक कंसल्टेंसी होती है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वही, तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट है चीफ जस्टिस है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है, ऐसे किसी को भी उठा के नहीं कर रहा है, जो इसके लिए एलिजिबिलिटी जिसके पास है उसे ही ये एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको अपॉइंट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब जो दूसरे जज है, मतलब क्योंकि ये एक ही तो सिंगल जज नहीं होता है, इसके साथ में भी बहुत है, हम आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में, सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स है उसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कितने कितने जजेस होते हैं। तो इसके नीचे जो अदर जजेस होते हैं इसको अपॉइंट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये एक कंसल्टेंसी होंगी, ठीक है, वो किससे कंसल्ट करेंगे, सीजेआई से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये किसको अपॉइंट कर लेंगे, बाकी के जो जजेस है उसको ये अपॉइंट करते हैं। इन दिस in fact mean that the final decision in matter of appointment rested to the council of minister। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इसमें आ रहा है। क्लियर। व्हाट व्हेन was the status of the consultation with the chief justice। अब चीफ जस्टिस जो है ये अगर इससे कंसल्ट कर रहा है, मतलब जो स्टेटस होगा तो वो क्या होगा, मतलब जब कंसल्ट किया जाए तो क्या होगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद द नोवेल प्रोसीजर, इट हैज सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंडेड names to the person to be appointed in consulting the 4 senior most judge of the court। अब ये क्या करेगा, जब सीजीआई से, मतलब जब चीफ जस्टिस है जब वो कंसल्ट कर रहा है प्रेसिडेंट से कि इनके नाम सजेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ये 4 जो सीनियर मोस्ट जज है कोर्ट के, 4 सीनियर जजेस हैं उसके नाम किसको प्रिस्क्राइब कर देगा, हमारे प्रेसिडेंट को। तो इन्हीं को क्या करेंगे, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो इनको एज अ अदर जज है उनको अपॉइंट कर लेंगे। दैट सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी इन मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट्स। हाँ, यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम वो अप्लाई किया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद में पता है क्या किया, उसको 99 जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वहां पे उसको हटाया गया, लेकिन फिर से उसको अप्लाई कर दिया गया कि यहाँ पे जो ये कंसल्टेंसी है ना, बस यही वर्ड इसमें आ रहा था। तो एट द एंड क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जो सीजेआई है वो सजेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ये दूसरे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स देख ली। अब बात करें सिंपल सी, यहाँ पे 2 चीजें याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, वो भी सबसे सीनियर जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी देख लें। देन क्या होगा कि अदर जजेस जो है उसके बारे में बात करें हम, तो अदर जज को कौन करता है, प्रेसिडेंट को कौन सजेस्ट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सजेस्ट करता है, वो भी 4 सीनियर जजेस, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के 4 सीनियर जजेस जो होंगे उसको वो सजेस्ट करता है, और आफ्टर दैट प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको एज अ अदर जज जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं। अब भाई बात आती है कि हमने अपॉइंट तो कर लिया है जजेस को, अब इसको रिमूव भी करना है, इनको हटाना है, तो कैसे।
अब आप कहेंगे कि मैम आपने पहले बात की थी कि जो रिमूवल ऑफ जजेस है वो इतना इजी नहीं है, वो बहुत टफ टास्क है, ठीक है, एक हार्ड प्रोसेस है, तो अब आप कैसे हटाएंगे? तो हमने साथ में एक और बात की थी कि जो रिमूवल ऑफ जजेस है वो टफ टास्क तो है, डिफिकल्ट तो है, बट वो ऐसा नहीं कि है ही नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, मतलब इनको इतनी सारी फ्रीडम दे रखी हुई है, इतनी सारी सिक्योरिटी दे रखी हुई है हमने, ठीक है। क्या इशू हो रहा है भैया? फ्रीडम है, ठीक है, सिक्योरिटी है, लेकिन इसके साथ में इनका रिमूवल का प्रोसेस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है कि अगर आपको किसी ऐसे केसेस में देख लिया जाए कि मतलब मान लिया जाए कि आप ठीक नहीं हो, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको भी हटाया जाएगा, क्योंकि हम प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, हम अविश्वास प्रस्ताव ला करके हम पूरा कैबिनेट हटा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली है भाई? तो बाकी इनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। अगर इसको हटाना है तो ये थोड़ा टफ टास्क तो है ही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना टफ टास्क है, लेकिन इनके सेम इम्पीचमेंट जो होता है वो इनके लिए भी लाया जाता है। क्लियर? जो इम्पीचमेंट होता है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको भी हटाने का प्रोविजन है, दैट इज इम्पीचमेंट। क्लियर? अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। अब इनको सिर्फ इन्हीं दो इसके ऊपर हटा सकते हैं कि एक तो आप उसका मिसबिहेवियर डिक्लेयर कर दीजिए या उनकी इनकैपेसिटी डिक्लेयर कर दीजिए, देन आप इसको हटा सकते हो। और इसको हटाने का प्रोसीजर क्या होगा? अब यहाँ पे लेजिस्लेचर का रोल आ जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? जब हम इनका अपॉइंटमेंट कर रहे थे तब हमने क्लियरली पढ़ा था कि लेजिस्लेचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा हमारे जजेस के अपॉइंटमेंट पे। आप एकदम फ्री होकर के आप इसका वो करेंगे, मतलब लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं से इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। लेकिन जब आप इसको हटा रहे हो तो लेजिस्लेचर यहाँ पे आएगा। लेजिस्लेचर किस तरीके से आएगा? हमारा पार्लियामेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पे इंटरफेयर करता है। और फिर क्या होगा कि पार्लियामेंट के मेंबर में सबसे ज्यादा अगर जिसकी वोटिंग होती है, मतलब प्रोसीजर क्या होंगी, जैसे कि हम किसके ऊपर बात कर ले, हमने किसके ऊपर बात की थी? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? तो यहाँ पे पार्लियामेंट के किसी एक इसमें अगर किसी की जज के ऊपर इम्पीचमेंट लगता है ना, या उसको हटाने का प्रोसीजर शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां पे उसके लिए सबसे ज्यादा वोट होंगे, ठीक है, कि कितने लोग इसको हटाना चाहते हैं। देन एक कमिटी आएंगी, ठीक है, कमिटी आएंगी, ये इसके ऊपर जो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का जो भी एलिगेशन लगा हुआ है तो ये इसे क्लियर करेंगी। आफ्टर दैट ये सेकेंड हाउस में जाएगा, फिर क्लियर होगा। अगर ये प्रूफ हो गया दैट्स फाइनल कि ये जो जज है उसको आपने हटा दिया है। अगर ये कमेटी ये प्रूफ नहीं कर पाती है, आगे केस नहीं बढ़ रहा है, तो ये जज यहाँ से हटना कैंसिल हो जाएगा, ये फिर एज ऑलवेज काम करने वाला है। It is clear from this procedure that removal of a judge is a very difficult procedure, and unless there is a general conscience among member of the parliament, a judge can't be removed. It should also be noted that while in making appointment, the executive plays a crucial role. The legislature has the power of the removal. Clear? Legislature के पास में removal का power है, ठीक है, वो उसके अपॉइंटमेंट में नहीं था, अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव था। एग्जीक्यूटिव भी कैसे था? एग्जीक्यूटिव में जब वो थे ना हमारे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, वो उनको हायर कर रहे थे, इनको सजेशंस दिए गए थे। क्लियर? तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होता है। अब बात करें कि अब तक के कितने जजेस को हटाया गया है, तो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि अब तक के एक भी जज को ऐसे जो है इस प्रोसीजर के थ्रू इनको अभी तक के नहीं हटाया गया है। एक बार कोशिश की गई थी लेकिन वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है। अब ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कैसे हुआ था? देखो 1991 में बात होती है रामास्वामी की, मैं बात करी ना कि स्वामी जी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो ये वही स्वामी हैं हमारे रामास्वामी जी जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हुए थे। और क्या था? इन द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वाज साइन इन बाय 108 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब 108 ने ही तो इनके ऊपर साइन किया था, इनने साइन करके इनके ऊपर इम्पीचमेंट आ गया था। तो रामास्वामी के ऊपर क्या था कि पंजाब हाईकोर्ट वाज एक्यूज टू मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो इनको इनके ऊपर क्या आरोप लगे हुए थे कि हाँ का जो पंजाब हाईकोर्ट है, इन्हें लगा था कि इनने जो इनकी जो निधि है, जो मनी है, इनने
प्राइवेट खर्चों के लिए इसको यूज किया था। तो इस बिहाफ पे इनको हटाने की प्रोसीजर जो है वो चालू की गई थी। फिर क्या हुआ, इनके ऊपर मैंने बताया कि हमारे ऊपर पास में फिर एक कमेटी बैठाई जाती है, ठीक है। अब इनके लिए भी हमने एक कमेटी बैठाई, लेकिन क्या हुआ कि इनने इसके ऊपर जो ये आरोप लगे थे इसको प्रूफ नहीं कर पाई। तो क्या हुआ कि ये जितना भी प्रोसीजर चालू किया गया था ये फेल हो गया, तो ये अनसक्सेसफुल हो गया। क्लियर। तो ये इसीलिए कहा गया है कि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था एक जज को हटाने के लिए। तो अब तक के अगर आपसे क्वेश्चन में अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि अब तक के कितने जजेस को रिमूव किया गया है, तो ये आंसर इज 0। क्लियर। भाई ये सेट काहे नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत, किधर किधर होगा। हार नहीं मानी जाएंगी। तो क्लियर हुआ अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो सबसे सीनियर होगा जज, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हाई कोर्ट, सॉरी जो सबसे सीनियर होंगे तो उनको क्या एज अ आप चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। देन उसके सजेशन के ऊपर जो प्रेसिडेंट को फिर क्या करेगा, चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट के 4 सीनियर जजेस के नाम सजेस्ट करेगा, जिनको जो प्रेसिडेंट है वो एज अ अदर जजेस जो है वो अपॉइंट कर लेंगे। फिर उसका रिमूवल प्रोसीजर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो डिफिकल्ट था तो हमने वो प्रोसीजर देखी। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अब तक के ऐसे कोई भी जज को नहीं हटाया गया है। एक के ऊपर ट्राई किया गया था, रामास्वामी। तो आपको ये रामास्वामी जी का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि शायद आपसे पूछ लिया जाए या रीजन पूछ लिया जाए कि क्यों नहीं हटा पाए थे, क्योंकि ये इनको प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो आप ना क्या कर सकते हो, ये जो पूरे नोट्स है तो आप इसी को एज इट इज नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें जो है बहुत छाट छाट के लिखी गई है, जो कि आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, ताकि आप मेन मेन पॉइंट जो है इन्हें नोट करें। बाकी की जो स्टोरी है वो तो मैं आपसे शेयर कर ही रही हूँ। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब भाई इतना सब कुछ तो देख लिया, क्या होता है कि हमने मेन जो जुडिशरी है वो देख ली कि जुडिशरी का काम क्या है, मतलब एक्चुअल में कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। तो हमने वो देख लिया कि भाई ये बेखौफ होके काम करती है, इसको किसी का भी डर नहीं होता है, ठीक है। इसको कोई नहीं धमका सकता, कोई नेता वेता भी नहीं धमका सकते हैं ना। तो ये क्लियर हो गया कि लेजिस्लेचर से फ्री होकर चल रही है। मतलब ये हुआ कि हमारी जो जुडिशरी है इसको ना एग्जीक्यूटिव का डर है और ना ही लेजिस्लेचर का। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो शायद हमारे जजेस को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है। तो ये इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, ठीक है। इनके पास कहीं से घूस घूस भी नहीं जाती है। इसमें फिर हम लोगों ने जजेस के बारे में देख लिया, अब वो तो देख लिया। तो लेकिन अब हमें क्या देखना है, हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है, मतलब इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो देखना है कि भाई ये कैसे काम करती है, कितने कितने लेवल्स है इसमें, ठीक है। ये सारे देखते हैं हम। तो हमारे यहाँ का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल का। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एकात्मक पूरे देश के लिए, मतलब एक ही कोर्ट होगा जो पूरे देश के लिए काम करने वाला है। क्लियर। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अदर जो कंट्रीज है वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेट है इसके लिए एक अलग कोर्ट होगा और जो बाकी है उसके लिए अलग कोर्ट होगा। अब आप ये मत कहने लगना कि मैम हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो हाई कोर्ट क्या हमारे लिए काम नहीं करने वाला, सुप्रीम कोर्ट। तो ये बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाने वाली हूँ। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पर जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे देश के लिए होता है। हर स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट्स है, किसी में म्यूचुअल हाई कोर्ट्स है। तो वो भी कैसे काम करते हैं कि यहाँ के जो केसेस हटते हैं तो वो यहाँ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास में जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल इंटीग्रेटेड ही है, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं है कि एक मतलब जो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो हर जगह काम करता है, हर किसी स्टेट के लिए काम करने वाला है। और कई स्टेट्स में क्या होता है कि हर स्टेट का अपना अपना होता है, उसके लिए कोई कॉमन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, एक सिंगल है। मतलब जो स्ट्रक्चर बना है ना तो ऐसा पिरामिड शेड में बना है, ठीक है। ऐसे मतलब अलग अलग लेयर में जाता है कि जो गाँव वाले हैं तो इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जिले में देख लेंगे, फिर जिले के बाद में एक स्टेट के लिए आ जाएगा, फिर उसके बाद में एक पूरे कंट्री के लिए आ जाएगा। मतलब यहाँ से फेलियर होते हुए आप यहाँ पहुंच सकते हो। अगर यहाँ पे आपको जजमेंट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ तक के जा सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल जो है जजमेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ओके।
हमारे यहाँ का जो है वो एक पिरामिड की तरह काम करता है। दीज मीन्स दैट अनलाइक सम अदर फेडरल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट स्टेट कोर्ट। हमारे यहाँ कोई सेपरेट नहीं है कि हमारे यहाँ का सब यही काम करेगा। हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट्स भी बने हुए हैं ना स्टेट के लिए, वो म्यूचुअल भी काम करते हैं, कंबाइंड भी काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है कि यहाँ पे अगर हमारी बात नहीं बनती है तो हम अलग जगह पे भी जा सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द pyramid with the Supreme Court at the top, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Then High Court, below than the district and the subordinate court at the lowest level, ये आपको बता चुके हैं। और ये पिरामिड है, हम फिर से देखते हैं। The lower court function under the direct superintendence of the higher courts। अब सब पिरामिड है तो भाई एक दूसरे के नीचे काम करने वाले हैं। तो भाई ये रहा आपका पिरामिड। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक इसमें शेव कर दूं तो ये रहा हमारा एक्चुअल में वो पिरामिड। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है सब ऑर्डिनेट्स कोट होते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट नोट को जो है सब ऑर्डिनेट कोर्स कहाँ पर काम करेंगे, ये हमारे जो नॉर्मल है सबसे छोटा एरिया तो वहाँ के लिए होते हैं। ये हर इस मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे होते हैं। देन फिर आता है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिले में होता है, जो अपने आसपास के सभी लोगों को कवर करके चलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे अपने अपने जो जिले होंगे वहां पर देखे ही होंगे आपने, तो ये जिला कोर्ट, तो ये अपने अपने जो जिला है वहाँ के जितने भी शहर है नॉर्मल वहाँ के लोगों को लेकर के कंट्रोल करके चलता है। मतलब जितने भी केसेस होंगे ये वहां पे आते जाएंगे। देन आता है हमारे पास हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट क्या है, ये पूरे स्टेट के लिए है। क्लियर, ये स्टेट के लिए है और स्टेट के साथ में ये कभी कभी कंबाइंड भी काम करता है। ठीक है, कंबाइंड हाई कोर्ट्स भी होते हैं। फिर इसके ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे, इसका जो डिसीजन होता है दिस इज फाइनल। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर के लेवल में काम करता है। तो मैम अब आपने बात की थी कि हमारे यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है, जुडिशियल सिस्टम चलता है, तो वो कैसे, अब हम देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पर हर स्टेट के लिए सेपरेट सेपरेट कोर्ट्स नहीं है हर इसके लिए। ये जो पिरामिड है ये सभी पे वर्क करता है। ये जो पिरामिड है ना ये हर किसी पे करता है। सपोज मेरे पास एक केस है, ठीक है, मैंने मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर नहीं है, इतना ज्यादा मैं नहीं कर सकती, फाइट करके आ गई। क्या यहाँ पे क्या किया, मेरे अगेंस्ट जो पार्टी थी नहीं बनी, यहाँ पे मुझे जस्टिस नहीं मिला, मतलब मेरे ऊपर एलिगेशंस भर लगे हुए थे। ठीक है, मैं मुजरिम नहीं हूँ। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं बना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इनने जो भी जजमेंट दिया है यहाँ पे मेरा काम नहीं बना, मैं गई यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम प्रोसीजर चली, अगर मुझे यहाँ काम नहीं बना तो मैं फिर यहाँ गई। ठीक है, यहाँ पे भी काम नहीं बना तो फिर मैं गई यहाँ पे। यहाँ जाने के लिए मुझे यहाँ से एक रिटर्न चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई ये हमसे सेटिस्फाई नहीं है जो भी है, कि अब आगे क्या प्रोसीजर देख लो। अगर ये नहीं भी है, अगर कुछ ऐसे केसेस होंगे एकदम सेंसिटिव केसेस हैं तो देन सुप्रीम कोर्ट बिना किसी इसके हस्तक्षेप के मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा। क्लियर, तो ये सबसे, अगर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है। ठीक है, अगर उस लायक का केस हो कि जहाँ पे आप नॉर्मली आपको नहीं हो रहे हैं तो हम देते हैं ना, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम हाई कोर्ट तक के जाएंगे, तो बस यही वो सिस्टम है। तो आप यहाँ से यहाँ तक के जा सकते हो, यहाँ पे अपनी आवाज उठा सकते हो। यहाँ पे आप तब भी जा सकते हो जब आपके राइट्स कोई छीनने की कोशिश कर रहा हो। राइट छीनने की कोशिश कर रहा हो वही बताइए, जब आपके फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, अगर कोई आपसे वो फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश कर रहा है तो आपको कोई नीड नहीं है कि आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। यू कैन गो डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आपको जस्टिस मिलना ही मिलना है। आर्टिकल 32 भी आपको कहता है आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब आपको जितने भी अधिकार दिए हुए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। चलो पिरामिड तो समझ लिया, अब हम इसमें देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारे कोर्ट्स को बाइंड करता है और वही मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी कोर्ट्स है के चल रहा है, इनके अगर यहाँ पे आपकी कोई समस्या नहीं सुलझ रही है देन यू कैन गो। ठीक है, फिर क्या होता है, कैन ट्रांसफर जज ऑफ हाई कोर्ट्स। अब ये तो इनकी थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम इसी में देखते हुए चलते हैं, बाकी हम डिटेल में इसको आगे तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैन मूव केस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। अब ये क्या कर रहा है, देखो, कैन ट्रांसफर जजेस टू ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के जजेस को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब ये बात हमने पहले ही एक क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के पास में भाई बहुत ज्यादा पावर्स है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हक करके बैठा है, वो लेजिस्लेचर के ऊपर काम कर रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसके पास अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रीडम्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है तो इसके पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी। अब ये क्या कर रहा है, जजेस को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब एक
हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफर कर सकता है। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। अब वो क्या कर रहा है कि देख रहा है, मतलब यहाँ पर वो देख रहा है कि यहाँ पे भाई इतनी सारी हरकतें हुई है, ठीक है, इतनी सारी हरकतें, उसको लग रहा है कि कोई केस जो है वो क्लियरली नहीं चल रहा है। उसने हाई कोर्ट में देखा कि यहाँ पर कोई मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है, ये सेंसिटिव वो है, तो ये इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये अपने पास इसको बुला सकता है, इस केस को ले सकता है और इसके ऊपर खुद बात कर सकता है। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एन अनदर। ठीक है, यहाँ पर ये भी कर सकता है कि इस हाई कोर्ट से ये मैटर नहीं हो रहा ना, तो ये दूसरी स्टेट को भेज सकता है, क्योंकि हो सकता है वो म्यूचुअल हो दोनों का, ठीक है, वो दो स्टेट्स के ऊपर बात हो रही है कि इस स्टेट के उसमें भी हो रही है, इसमें भी, तो क्या कर रहा है कि किसी और हाई कोर्ट में भी भेज सकता है कि भाई ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो तू कर ले, है ना, इसके पास पावर्स होती है। अब बात करते हैं नीचे हाई कोर्ट के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ली, देन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हो, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, दिस इज हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इट्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट। अब बात करें आगे चल के, तो क्या हो रहा है, कैन हियर अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट। सिमिलरली पावर इसको भी मिली है, ये कहाँ से अपील्स ले सकता है, इसके जो जूनियर कोर्ट्स है, ठीक है, जो उसके नीचे जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये अपने केसेस उठा सकता है। कैन इशू रीट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के ऊपर ये क्या कर सकता है, रीड भी जारी कर सकता है। रीड क्या होती है, आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा ही होगा कि जब आपके फंडामेंटल राइट्स को हटाए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए आपको रीट जारी कराई जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। कैन डील विद केसेस विद इन ऑफ स्टेट। अब ये जो केसेस है, मतलब जो स्टेट से रिलेटेड है, उनको हैंडल कर सकता है। सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल द कोर्ट्स ओवर बिलो इट। इससे जो नीचे कोर्ट्स है उसको भी हेल्प कर सकता है, उनके केसेस को हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भाई आप कौन कौन से काम करने वाले हो, हमने अभी बात कर ली बड़े बड़े कोर्ट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कोई भी केस जो होता है वो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाता है जब तक कि उसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस जाता है, अभी आपने बहुत बड़ा केस सुना होगा जो सालों से चलते आ रहा है, अयोध्या की राम भूमि जन्मभूमि, ठीक है, इतना बड़ा केस था। अब ये बात है कि सालों बाद में मोदी जी आए और इन्होंने उसको हैंडल कर दिया और यहाँ पे मंदिर फाइनली बन ही गया। तो इसी लेवल के बहुत सारे केसेस होते हैं जो बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा राय मशवरे की नीड होती है, वो केसेस वहाँ पे होते हैं। यहाँ तक कि किसी मर्डर वर्डर तक के तो यहाँ तक के चले जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन कौन से होंगे, डील विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नॉर्मली केसेस आ रहे हैं तो वो इनसे हैंडल करेंगे, चोरी डकैती वगैरह, किडनैपिंग वगैरह, इस टाइप के जो है ना, ठीक है, मर्डर लेवल भी इसमें हो जाता है। कंसिडर अपील ऑन डिसीजन गिवन द लोअर कोर्ट। सेम पावर इसको जो मिली है वो उसको भी मिली है, जो उसको मिली वो उसको मिली, कि ये अपने से नीचे वाले को लेके आ सकता है, वहाँ के जो केसेस हैं उसमें अपील कर सकता है, उसको ले सकता है। डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब ये जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है इसके ऊपर भी ये डिसाइड कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है। दैट्स डिफरेंट कि यहाँ पे अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, होता है ना कि ये अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप यहाँ से उठ करके आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ पे भी नहीं है तो आपका लास्ट ऑप्शन बनता है जो कि है सुप्रीम कोर्ट, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करें तो भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही नेचर के केसेस को कंसिडर करता है, ठीक है। ये कंसिडर तो करता है, ये बात है कि इसके जो डिसीजन होते हैं आप माने या ना माने, थोड़े मोटे छोटे मोटे हैं तो आप इसको मान के आप इसी को फॉलो कर लेंगे, नहीं तो आप फिर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। क्लियर, सारे जो कोर्ट्स है वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनका पिरामिड है, तो आपको समझ में आया होगा शायद। अपना जो सिंगल इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है जुडिशरी है वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम जाते हैं हमारे पिरामिड के सबसे टॉपेस्ट वाला जो कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है ये थोड़ी सी झलक तो हमने उसमें देख ली है, लेकिन अब हम ज्यादा वाली झलक देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कैसे काम करता है, इसके क्या क्या क्षेत्र होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसके कितने कितने अधिकार है, कहाँ तक की इसकी पहुंच होती है। तो ये तो आपको पता है क्लियरली कि इसकी पहुंच बहुत दूर तक के है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी पहुंच बहुत दूर तक के है क्योंकि ये सबसे फ्री है, ठीक है, इसको फ्रीडम मिल रही है, ठीक है, ये पावरफुल है, इसकी पहुंच कहीं पे भी जाती है। तो मैंने जो आपको आर्टिकल 124
टू 147 तक के बताया था। तो ये सारे जो है इट्स ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप अपने आर्टिकल्स गूगल करें, देखें। इवन या हम किसी सेपरेट जो है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो हम एक एक आर्टिकल के साथ में इससे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। भाई अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में उसका जो अधिकार है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो तो काफी है। वो एज अ एडवाइजरी भी काम करता है। ठीक है, एज एडवाइजरी कैसे काम करता है, वही आर्टिकल 143 जिसके बारे में बात की थी। ये रिव्यू ज्यूरिडिक्शन भी है, ओरिजिनल एंड री ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट, ये सारी बातें अभी तक के ऑलमोस्ट हम इसमें देख चुके हैं। किसमें, हमारा जो हमने पिरामिड देखा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है हम डील कर चुके हैं। ठीक है, यही वाले को अब हमें थोड़ा सा डिटेल में जा करके देखना है कि भाई एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है। अब भैया इतने सारे पावर्स है तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं इसे पढ़ना कि किसके पास कौन कौन से पावर्स है और कैसे है। सबसे पहले हमारा शुरू होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक के मैं जिस संवैधानिक सुरक्षा के बारे में बात करी थी, अधिकारों की सुरक्षा के बारे में, तो ये वही वाला काम करता है। मतलब आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आप बिना किसी फियर के, बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए, मतलब जो हमने पिरामिड बना के रखा था ना इतना बड़ा, तो यहाँ पे अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपके किसी भी, मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका जो फंडामेंटल राइट है कोई छीना जा रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो आप डायरेक्टली बिना इन कोर्ट्स में जाए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं भाई अभी हम। ठीक है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू बी लोअर कोर्ट बिफोर दैट। आप बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो छीने जा रहे हैं। क्लियर। आप इसको ओरिजिनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास में पावर है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है कि ये आपके जो उससे डील करेगा, जो आपके पावर छीन रहे ना, तो जो भी उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको सिक्योर करेगा, क्योंकि इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को ही सिक्योर करने के लिए रखा है। इट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन has the power to deal with such cases. Neither high court nor the lower court can deal with the such cases. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इसको इसलिए ओरिजिनल कहा है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो हो गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई बात है, ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करना ना तो हाई कोर्ट के बस की बात है और ना ही किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात है, या किसी लोअर कोर्ट भी जो है इससे डील नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने का हक किसके पास में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। खिलवाड़ भी नहीं, मतलब उस चीज को प्रोटेक्ट, आपके संविधान की सुरक्षा करना भी उसका अधिकार है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको किसके पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गया। देन आता है रीट वाला। तो रीट के बारे में इतना जान लेते हैं, यहाँ से आप समझ लोगे। जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो वहां पे आपको एक चीज मिली होंगी कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। किसके लिए, रीट के लिए। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अगर उसके मतलब राइट्स जाते हैं, खत्म होते हैं, वायलेट होता है, तो क्या होता है, वो उसके लिए रीट के लिए कहाँ पर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये नहीं है कि ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। देखो रीट जो होती है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इशू कराती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दोनों ही आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रीट दोनों ही इशू कराती है। बट ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे कि वो किसके पास जाना चाहता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहते हैं या वो हाई कोर्ट के पास जाना चाहते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो भी उसकी हेल्प करेगा, अगर वो हाई कोर्ट के पास जा रहा है तो वो भी इसे हेल्प करने से मना नहीं कर सकता। Any individual whose fundamental right has been violated can directly move the Supreme Court for remedy. The Supreme Court can give special order to form the wreaths. The High Court can also issue wreath, but the person whose right is okay, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वो डायरेक्टली उससे हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों समझ में आए, ये दोनों जो पावर्स हैं आप इसको इसलिए इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दोनों ही फंडामेंटल से रिलेटेड है। तो आप ये बोलोगे फंडामेंटल से कैसे, तो ये डायरेक्टली फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है इसलिए जा रहा है, और ये क्यों जा रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को हटा रहे हैं, तो इसके लिए आपको रीट इशू करनी है। ठीक है, तो रीट इशू करने के लिए भी जाना है, तो आप इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके इसे याद रख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं दूसरे पे, अपील ज्यूरिडिक्शन। अब ये क्या होता है भाई,
अगर मैंने आप लोगों से बात की थी कि हाई कोर्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, ये हाई कोर्ट है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने मर्डर किया है और मैं कह रही हूँ कि भैया मैंने मर्डर किया है लेकिन मुझे फांसी की सजा मत दो। क्लियर? मतलब हाँ, ये हो गया, मैंने अपना मासूम सा चेहरा लेके आई, एक्चुअल में मैं हूँ मासूम, ठीक है। तो हाई कोर्ट में क्या किया, मतलब यहाँ पे ये किया, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि भाई मेरी फांसी रोक दो, ठीक है, या मैंने कुछ और काम किया है, मुझे अच्छी खासी सजा मिल गई है, मैं उसको कम करना चाहती हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ, बशर्ते मुझे यहाँ से एक नोटिस लिखवाना पड़ेगा कि ये जो केस है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है। अगर ये नहीं भी लिखता है, अगर केस सेंसिटिव है, तो सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी नोटिफिकेशन और एग्रीमेंट ये मेरा केस हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भैया मेरी जान की वो है, ठीक है, मैं मर जाऊंगी, मुझे फांसी मिल जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो मुझे मरने से रोके, मुझे फांसी दिलाने से रोके, ठीक है। The Supreme Court is the highest court for appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decision of High Court. The court must certify that the case it is fit for appeal. That is, say to that involve a serious matter of interpretation of law or constitution. हाँ, यहाँ पर ये बात हो रही है एक और कि यहाँ पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मतलब सेंसिटिव मैटर है, तो वहाँ पर भी ये जो मैटर है वो मतलब वो केस जो है वो चेंज हो सकता है, कि मतलब शिफ्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। The Supreme Court hold the power to decide whether the admit appeal even when the appeal is not allowed by the court. यही बात कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से भी केस को अपने पास बुला सकता है अगर हाई कोर्ट परमिशन ना दे तो भी। देन नेक्स्ट वन इज एडवाइजरी। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो क्लियर करता है कि भाई ये केस आपके पास जाने लायक है। फिर यहाँ पर एक होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ऐसा लगता है उसके पास इतनी पावर है कि इसके पास में अगर ये नहीं भी दे तो भी इसको हैंडल कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उसको दिखना चाहिए कि मैटर कुछ इस टाइप का है कि मुझे अपना इंटरफेयर करना है यहाँ पे, तभी वो उसको होल्ड करने वाला है। द नेक्स्ट वन इज, ठीक है, अब एडवाइजरी क्या होगा, एडवाइस देना। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर किसी को तो एडवाइस देने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने सारे काम है, पूरे देश की सुरक्षा मतलब हितों की रक्षा करनी है, तो हर किसी को देगा नहीं। तो ये क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है, अगर उनको एडवाइस लग रही है तो वो उसे प्रोवाइड करेगा। और अभी अभी मैंने आपको आर्टिकल 143 दिया है, तो कुछ मामलों में वो राष्ट्रपति को भी एडवाइस करता है। और हमारे यहाँ के जो मतलब सिविल ऑफिसर्स होते हैं, जो भी हो, जो जुडिशरी ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको किसी जगह पे एडवाइस की नीड होती है तो वो फ्रीली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे लेजिस्लेचर हो गए, एग्जीक्यूटिव के जो ऑफिसर्स हो गए हैं, उनको भी अगर कहीं एडवाइस की नीड होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेते हैं, ताकि कल में जाकर के कोई बात ना बिगड़े, वो कह सके कि हमने भाई आपसे भी एडवाइस ली थी इस मैटर पे, क्योंकि बात पूरे जस्टिस की हो रही है। तो वो कोई भी मैटर हो, जैसे कि हम बड़े बड़े दूसरे फॉरेन से भी रिलेशंस रखते हैं, है ना, तो इस सारे मैटर्स पे भी यहाँ से एडवाइस ली जा सकती है। This that means that the President of India can refer any matter that is public importance or that which involve interpretation of Constitution to Supreme Court. The Supreme Court is not bound to give advice on such matter, and the President is not bound to accept such an advice. अब एक बात भी क्लियर है, जब हम किसी हमारे दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स से लेते हैं, तो हमारे पास में क्या बात हो जाती है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से तुझे एडवाइस दी है, मेरी अपनी इतना समय वेस्ट करके दिया है, तो वो बोलते तो नहीं है कि भाई तुझे मानना है नहीं मानना है मत माने, लेकिन एक प्रेशर तो आ जाता है कि भाई मैंने एडवाइस दी, तेरे को फॉलो ही करना पड़ेगा, जबरदस्ती करवा देते हैं कभी कभी कि मेरी एडवाइस है तुम्हें फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो है इस बात से फ्री होते हैं कि भैया तू मेरे को एडवाइस सिर्फ देगा, मानू या ना मानू ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इसी पे है कि तुम मानो नहीं मानो, मेरा काम था देना, मैंने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है। काश ये हमारे डेली रूटीन वाले में भी, पर्सनल लाइफ में भी होती, हम तो किसी से एडवाइस मांगे तो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दी जाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो प्रेसिडेंट है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एडवाइस देनी ही है या आपको माननी ही है, ठीक है, ये इनसे फ्री होते हैं। ओके, देन कुछ आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट से जो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, तो चलो इसके ऊपर डिस्कशन कर ले। आर्टिकल 137, ठीक है, आर्टिकल 137 कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एंड जजमेंट प्रोनाउंस्ड फॉर ऑर्डर मेड बाय इट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है भाई वो कोई देवता तो इंसान है नहीं,
ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती भी होते रहती है। अगर हमने कोई गलत जजमेंट दे दिया, जैसे हाई कोर्ट में के ऊपर बात हुई थी, मुझे तो फांसी मिल गई थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक चॉइस है कि मुझ जैसे अच्छे इंसान को वो फांसी देना चाहे तो रोक भी सकती है और दे भी सकती है, उसकी चॉइस है। तो वो मतलब कुल मिला के ये बात हो गई कि वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, अपने जजमेंट को चेंज कर सकती है। बस इतनी सी बात है। भाई ये क्या हो गया हमें में। वही है ना। देन हमारे पास में आता है आर्टिकल 144। ऑल अथॉरिटीज सिविल जुडिशियल इन द टेरिटरी शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा आर्टिकल 144 क्या कह रहा है कि जितनी भी अथॉरिटीज है, सिविल है, जुडिशियल है, टेरिटरी है, तो ये क्या करेंगी, सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करेंगी, या इससे ये टाइम है ना, तो इससे ये टाइम टू टाइम हेल्प लेंगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट इन्हें अपना काम करने के लिए हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा, ये बात मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर कल में कोई हमसे गलत केस होता है, कोई गलत डील होती है, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि कोई हमारे अगेंस्ट इसके ऊपर कोई डाल दे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ वो जा चुका है ना, कि आपने ये गलत किया है, तो ये लोग क्या कह लेंगे कि भाई हमने आपसे भी तो सजेशन लिया था। ठीक है, जितने भी सिविल है, जुडिशियल है, टेरिटरी है इंडिया की, तो वो सारे अपने काम करने वाले हैं, वो न्यायिक हो, वो का एग्जीक्यूटिव के हो, लेजिस्लेचर के हो, तो अपने काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मदद ले सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं कि ये कानून के दायरे में है या नहीं है। ठीक है। देन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअली क्या है ये देखते हैं। कई लोग होते हैं हमारे मतलब कुछ एरियाज के ऐसे लोग होते हैं जहाँ तक कि नॉर्मली जो चीज़ें होती है कि उन्हें मतलब क्या मतलब जो न्याय है जो एक्चुअल में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म वो है कि हर एक इस क्षेत्र में ले जा करके ये मतलब उन तक की चीज़ें पहुँचाती है कि आप अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो इस टाइप का मतलब एक तरीके से कहते हैं जो सर्वे या एक जो जागरूकता होती है वो हर एक इंसान तक ये पहुंचाना कि आपको भी न्याय मिल सकता है, आपको किसी के अंडर में काम करने की मतलब क्या होता है कि दबा के, क्योंकि कई लोग जो है ना दब जाते हैं। मतलब कैसे, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि सपोज एक महिला है, अबला नारी है, वो क्या कर सकती है, मतलब वो अपने खिलाफ अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती, दूसरों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किया है कि जो लोग अपने लिए न्याय नहीं ले सकते आप उनकी मदद करेंगे। मतलब अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, कई लोग मतलब जो नॉर्मली जो गांव के लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर मैं केस करूंगा तो क्या होगा, वो नॉर्मली पंच परमेश्वर, ये क्या हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली पंच परमेश्वर जो होते हैं वहां तक के अपना केस सुलझा लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इनने जो, और ये लोग क्या होता है मोस्ट ऑफ इनका जो डिसीजन होता है वो गलत होता है, वो उनको एक प्रॉपर जो डिसीजन है उनके हक में नहीं करते हैं। इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जा सकते, देन ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां नहीं जा सकते, देन हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो क्या होता है, ये क्या सोचते हैं कि यहाँ तक जाने के लिए हमें अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी। और एक्चुअल में ये फैक्ट होते हैं कि जो दूर दराज के मतलब जो गाँव के तबके के लोग होते हैं, ये यहाँ तक के पहुंचने में क्या समझते हैं, और ये होता है एडवोकेट लॉयर जो भी लोग हैं, इनके पैसे खा खा के जजों को घूस देना, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी खत्म होने लगती है, लेकिन इन्हें जज मतलब जो जस्टिस है वो नहीं मिल पाता है। तो ये लोग ना ये इतना सोच के ही छोड़ देते हैं, ये अपने लिए जस्टिस लेने पहुंचते ही नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का वो है कि हर एक इंसान को जो न्याय के लिए लड़ रहा है, मतलब अपने न्याय के लिए, जिसके अधिकार छीने गए हैं, जिसके साथ बुरा हुआ है, तो उनकी पहुंच यहाँ तक के बनाना। ठीक है, ये एक तरीके की जागरूकता वाली बात हो गई कि हर किसी को अपने अधिकार दिलाने के लिए उसे अदालत के दरवाजे तक के लेके आया जाता है, और यही है हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी के लिए इतना ही। आगे के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे के कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के आप इसे रिवाइज करिए, पढ़िए और कुछ कुछ केसेस देखिए और बस रिवीजन कीजिए। थैंक यू।